Hello guys, hope you are doing well. Welcome you all in my channel TRC Freak. आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि हम जीएसटी या 3B रिटर्न कैसे फाइल कर सकते हैं। एक एक डिटेल को बहुत ध्यान से समझेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। यहाँ तक का प्रोसेस आप सबको पता ही है, मैं इसके आगे से बता रही हूँ। वैसे इसके पहले सबसे पहले आपको पूछेगा कि आप रिटर्न फाइल करना चाहते हैं। तो अगर हमारी ना तो परचेज है और ना ही सेल, तो येस पे क्लिक करेंगे, अदरवाइज नो पे क्लिक करके हम आगे बढ़ेंगे। हमने ऑलरेडी डिटेल फिल कर रखी है, इसलिए हमें वो वाला ऑप्शन नहीं पूछ रहा है। ठीक है, तो नो पे क्लिक करने के बाद आपको ये स्क्रीन शो होगी। इसमें देखिए सिस्टम जनरेटेड समरी फॉर जीएसटी या 3B। यहाँ पर जीएसटी या 3B टेबल में से 3.1 होता है, इसमें हम सेल्स डालते हैं। वो जीएसटी 1 से ऑटो जनरेट हो जाता है। अगर हमने जीएसटी 1 फाइल करी है जिसमें हम सेल्स की डिटेल डालते हैं, तो वो जो सेल्स होता है वो ऑटोमेटिक जीएसटी या 3B के 3.1 टेबल में से आ जाता है। उसके बाद है रिवर्स चार्ज एंड इनपुट टैक्स क्रेडिट, मतलब आईटीसी का जो जीएसटी या 2B में से आता है। जीएसटी 2B का मतलब क्या होता है? जब भी हम परचेज करते हैं उस पर जीएसटी पे करते हैं, तो जिसको भी पे करते हैं जीएसटी, मतलब जो हमारा सप्लायर है, वो उस टैक्स की पेमेंट गवर्नमेंट को करेगा। जैसे हम जीएसटी 1 में अपनी सेल क्रेडिट डालते हैं, उसी प्रकार हमारा जो सप्लायर है जिससे हमने परचेज किया है, वो अपनी जीएसटी 1 में उसकी सेल क्रेडिट डालता है। उसको जो सेल है वो हमारी परचेज है, मतलब जो भी डेटा वो जीएसटी 1 में डालेगा वो हमें जीएसटी या 2B में शो हो जाएगा। ओके, इसको क्लोज करेंगे। अब देखिए हमारे पास यहाँ पर 5 टेबल्स है। हम इसको एक एक करके समझेंगे, बने रहेगा पूरी वीडियो में। सबसे पहले जो टेबल है वो है 3.1 टैक्स ऑन आउटवर्ड एंड रिवर्स चार्ज इनवर्ड सप्लाईज। इस टेबल में हमें हमारा आउटवर्ड सप्लाई, मतलब जो भी हमारा सेल है, वो हमें यहाँ पर डालना होता है। मैं इसको ओपन करती हूँ। ओके, अब आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ऑटोमेटिक अमाउंट है आ चुकी है। ये जो अमाउंट आई है वो हमारी जीएसटी 1 में से आई है, क्योंकि वहाँ पर हमने हमारी सेल का डेटा अपलोड किया था, तो वहीं से यहाँ पर ये ट्रांसफ़र हो गया है। अगर आपने अपनी जीएसटी 1 फाइल नहीं करी है तो आपको यहाँ पर मैनुअली अपना डेटा डालना पड़ेगा। यहाँ पर नेचर ऑफ सप्लाईज में 5 पॉइंट्स है, A, B, C, D एंड E। यहाँ पर टोटल टैक्सेबल वैल्यू, यहाँ IGST, CGST, SGST और सेस। इंटीग्रेटेड टैक्स मतलब आईजीएसटी का मतलब क्या होता है? जब भी हम जीएसटी में इंटर स्टेट सप्लाई करते हैं, मतलब हम दिल्ली में हैं और गुजरात में सप्लाई करते हैं, तो ये इंटर स्टेट सप्लाई हो गया, मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, तो उस पर आईजीएसटी चार्ज होता है। और अगर मान लीजिए आप इंट्रा स्टेट सप्लाई कर रहे हैं, मतलब सेम स्टेट में अगर आपने कोई सप्लाई करी है, तो उस पर CGST एंड SGST चार्ज होता है, सेंट्रल टैक्स एंड स्टेट टैक्स। नेक्स्ट है हमारा सेस। मान लो कोई आइसक्रीम या फिर कोल्ड ड्रिंक सेल करते हैं, तो उस पर गवर्नमेंट सेस चार्ज करती है, तो उस केस में सेस की वैल्यू हमें यहाँ पर एंटर करनी पड़ती है। ओके, अब ए पॉइंट है आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाईज अदर देन जीरो रेटेड, नील रेटेड एंड एग्जेम्प्टेड। जो भी हमारा ओनली टैक्सेबल जो भी हमारी ओनली टैक्सेबल सेल है, उसकी अमाउंट हमें यहाँ पर डालनी होती है, उसकी टैक्सेबल वैल्यू और उस पर कितना टैक्स है, CGST कितना है, IGST कितना है, SGST कितना है, वो हम यहाँ पर डाल देंगे। ओके, बी पॉइंट है आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई जीरो रेटेड, मतलब जो भी हमारा एक्सपोर्ट का सेल होता है वो हमें यहाँ पर डालना होता है। यहाँ पर टैक्सेबल वैल्यू आ जाती है उसकी, IGST की वैल्यू आ जाएगी और सेस है। अब आप ये सोचेंगे अगर ये जीरो रेटेड है तो IGST का कॉलम क्यों ओपन है? क्योंकि हमारा जो एक्सपोर्ट होता है वो 2 प्रकार का होता है, विद टैक्स एंड विदाउट टैक्स। अगर आपके पास LUT है, मीन्स लेटर ऑफ अंडरटेकिंग, तो आपको कोई भी टैक्स लगाने की नीड नहीं है। आपका विदाउट टैक्स आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, बट अगर आपके पास LUT नहीं है तो आपको टैक्स लगाना पड़ेगा, जो कि बाद में आपको रिवर्स हो जाएगा। ओके, तो ये 2 केस होते हैं, एक्सपोर्ट हम 2 केस में कर सकते हैं। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट है C, अदर आउटवर्ड सप्लाई नील रेटेड एंड एग्जेम्प्टेड, मतलब जो भी हमारा सप्लाई नील रेटेड या फिर एग्जेम्प्टेड है, उसकी टैक्सेबल वैल्यू हमें यहाँ पर डालनी है। मतलब ऐसे कुछ प्रोडक्ट्स है जिसपे गवर्नमेंट GST चार्ज नहीं करती, लाइक सॉल्ट मीन्स नमक, लस्सी,
इन चीज़ों पे कोई जीएसटी चार्ज नहीं किया जाता। और अगर ऐसी कोई सप्लाई आप करते हो तो उसकी सिर्फ टैक्सेबल वैल्यू यहाँ पर आपको डालनी होती है। उसके बाद है डी पॉइंट, इनवर्ड सप्लाई इज लायबल टू रिवर्स चार्ज। यहाँ पर है इनवर्ड सप्लाई मतलब परचेज। अगर आपकी ऐसी कोई परचेज है जिसपे आपको रिवर्स चार्ज पेमेंट करना है तो अब यहाँ पर उसकी वैल्यू डाल देंगे, टैक्सेबल आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी और सेस। और अब हम समझते हैं पहले कि रिवर्स चार्ज क्या होता है, ताकि आपको एक एक कॉन्सेप्ट साथ साथ क्लियर होते जाए। तो पहले रिवर्स चार्ज का मतलब समझ लेते हैं। रिवर्स चार्ज में जो भी सप्लायर होते हैं वो या तो अनरजिस्टर्ड होते हैं, मतलब उनके पास जीएसटी नंबर नहीं होता, या फिर गवर्नमेंट ने जो उनकी सेल है वो आरसीएम में डाली होती है। लाइक एडवोकेट्स की जो लीगल सर्विसेज होती है वो आरसीएम में आती है, या कोई ट्रांसपोर्ट कंपनी है वो खुद जीएसटी पे नहीं करती। आरसीएम में सप्लायर अपने गुड्स या सर्विसेज रिसीवर को देते हैं, और रिसीवर गुड्स एंड सर्विसेज का प्राइस तो सप्लायर को देगा, बट जीएसटी की जो वैल्यू है, जीएसटी का जो टैक्स है वो डायरेक्ट किसको पे करेगा, गवर्नमेंट को। तो इस तरह से अगर कोई आपकी परचेज है जिस पे रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल है तो उसकी अमाउंट आपको यहाँ पर डालनी पड़ेगी। उसके बाद है ई पॉइंट, नॉन जीएसटी आउटवर्ड सप्लाईज, मतलब ऐसे कुछ प्रोडक्ट्स हैं जिस पे जीएसटी एप्लीकेबल नहीं है, लाइक अल्कोहल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, इन पर जीएसटी नहीं लगता। इन पर क्या लगता है, इन पर वैट लगता है। तो अगर आपको कोई ऐसी सप्लाई है तो उसकी टैक्सेबल वैल्यू यहाँ पर आपको डालनी है, और नॉन जीएसटी सप्लाई है तो टैक्स तो यहाँ पर आएगा ही नहीं। अगर कोई सेल्स रिटर्न होती है, मतलब कोई आपका क्रेडिट नोट या डेबिट नोट है, उसके लिए अलग से यहाँ पर टेबल नहीं दी गई है, तो उसकी एडजस्टमेंट हमें इसी टेबल में करनी होती है। उसी एडजस्टमेंट हम कैसे करेंगे वो समझ लीजिए। तो जो टैक्सेबल सप्लाई है उसमें क्या आता है, एक तो वैल्यू ऑफ इनवॉइस, उसमें हम क्या करेंगे, जो वैल्यू इनवॉइस की जो हमारी वैल्यू होगी उसमें हम डेबिट नोट की वैल्यू को ऐड कर देंगे, और जो हमारा क्रेडिट नोट है उसकी वैल्यू को माइनस कर देंगे। उसके अलावा अगर कोई मान लीजिए आपने कोई एडवांस आपने लिया है बट उसका इनवॉइस इशू नहीं किया, तो उसको भी हम ऐड कर देंगे इस वैल्यू में, और उसमें से माइनस करना है हमें वैल्यू ऑफ एडवांस एडजस्टेड अगेंस्ट इनवॉइसेस। तो उसके बाद जो आपकी वैल्यू आएगी वो आप टैक्सेबल सप्लाई वाली वैल्यू में डाल देंगे। ओके, तो मतलब उसकी एडजस्टमेंट हम यहाँ पर ऐसे दिखा सकते हैं। तो इसी तरह से सारी की सारी सेल्स की डिटेल है वो हमने टेबल नंबर 3.1 में डाल देते हैं। अगर इस टेबल में आपको कोई भी डाउट होता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा, हम आपको वहां पर क्लियर कर देंगे। देन इसको करेंगे कंफर्म। चेंजेस करने के बाद सेव जरूर करते रहना ताकि आपका डेटा सेव रहे। अब नेक्स्ट टेबल है 3.2 इंटरस्टेट सप्लाईज। इसमें हमें जो डिटेल देनी होती है वो कुछ अलग डिटेल नहीं होती, मींस जो हम 3.1 में हमने सेल डाली होती है उनमें से कुछ ऐसी सप्लाई है जो इंटरस्टेट करी है, मतलब किस किस को करी है, अनरजिस्टर्ड पर्सन को, या फिर कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन को, या फिर यूएन होल्डर्स को करी है, तो वो इसमें आ जाएगी। आइए ओपन करते हैं। इसमें देखिए सबसे पहले है सप्लाईज मेड टू अनरजिस्टर्ड पर्सन, मतलब कोई सप्लाई अगर आपने अनरजिस्टर्ड पर्सन को करी है, और कैसी सप्लाई है वो, इंटरस्टेट सप्लाई। तो उसके लिए जो पहले सबसे पहले हमें यहाँ पर जो उसका स्टेट है वो स्टेट करना है, देन हम उसकी टैक्सेबल वैल्यू डालेंगे और आईजीएसटी, क्योंकि इंटरस्टेट है तो आईजीएसटी कटेगा, और इसमें हमें इंटरस्टेट की ही इसे वैल्यूज डालनी है, तो वो यहाँ पर हम डाल देंगे। किसी अलग स्टेट में करते हैं तो ऐड पे क्लिक करके हम इसमें और रोज पे ऐड कर सकते हैं। ओके, उसके बाद है सप्लाईज मेड टू कंपोजिशन टैक्सेबल पर्सन, मतलब हमने ऐसी कोई सप्लाई किया है जो इंटरस्टेट है और किसको करी है, कंपोजिट टैक्सेबल पर्सन को। सेम उसी प्रकार जैसे हमने ऊपर किया था, सेम स्टेट सेलेक्ट करेंगे और उसकी टैक्सेबल वैल्यू डालेंगे और आईजीएसटी की वैल्यू। उसके बाद थर्ड नंबर पे है सप्लाईज मेड टू यूआईएन होल्डर्स। यूआईएन होल्डर्स मतलब जो भी फॉरेन एम्बेसीज होती है उनके पास जीएसटी नंबर नहीं होता, उनके पास क्या होता है, उनके पास है यूआईएन नंबर। तो अगर उनको हम कुछ सेल करते हैं तो उनकी डिटेल हमें यहाँ पर डालनी होती है। ओके, तो ये सारी वैल्यूज डालने के बाद हम इनको कर देंगे कंफर्म।
एक बार दोबारा से रिमाइंड करा रही हूँ कि वैल्यूज डालने के बाद सेव जरूर करिएगा ताकि आपका डेटा गायब ना हो। उसके बाद नेक्स्ट टेबल है हमारा टेबल नंबर 4, जो कि है मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेबल, एलिजिबल आईटीसी। इस टेबल में हमारी परचेज का जितना भी आईटीसी मतलब इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो हमें यहाँ पर डालना होता है। आइए इसको ओपन कर लेते हैं। इसमें ए पॉइंट है आईटीसी अवेलेबल। इस टेबल में हमें टैक्सेबल वैल्यू डालने की नीड नहीं होती, हमें सिर्फ क्या डालना होता है इसमें, टैक्स की वैल्यू। मतलब सिर्फ आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी और सेस, सिर्फ हमें टैक्स की वैल्यू ही इसमें दिखानी होती है। इसमें फर्स्ट नंबर पे है इंपोर्ट ऑफ गुड्स। मतलब अगर आपने कोई गुड्स इंपोर्ट किया है और उस पर आईजीएसटी चार्ज हुआ था तो यहाँ पर उसका आप आईटीसी क्लेम कर सकते हैं। आईजीएसटी और सेस का कॉलम यहाँ पर आपको दिया गया है, इसमें आप वैल्यूज पुट कर सकते हैं। नेक्स्ट है इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज। मतलब दूसरे देश से आपने कोई सर्विसेज ली है तो उसमें कोई आईजीएसटी चार्ज होता है तो हम यहाँ पर उससे क्लेम कर सकते हैं। थर्ड नंबर पे है इनवर्ड सप्लाईज लायबल टू रिवर्स चार्ज। मतलब जो रिवर्स चार्ज हमने सेल पे किया था उसको पे जो हमारा आईटीसी मतलब उसका जो आईटीसी है वो हमें यहाँ पर क्लेम करना है। आईजीएसटी, सीजीएसटी, एजीएसटी और सेस की वैल्यू डाल देंगे हम उसका। आरसीएम रिवर्स चार्ज होता है जिसको हम सेल पे करते हैं और परचेज का जो आईटीसी है उसे हम आईटीसी को जो क्लेम कर लेते हैं। नेक्स्ट फोर्थ नंबर पे है इनवर्ड सप्लाईज फ्रॉम आईएसडी। आईएसडी मतलब इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। आईएसडी में क्या होता है, सपोज आपका कोई हेड ऑफिस वो बॉम्बे में है या फिर और उसकी जो यूनिट्स है वो एक तो दिल्ली में है और दूसरी यूनिट कहाँ पर है, दूसरी यूनिट है यूपी में। तो अगर आप अपनी कंपनी के एडवर्टीजमेंट करते हैं तो एडवर्टीजमेंट हेड ऑफिस करेगा और उसी एडवर्टीजमेंट की वजह से जो बाकी की 2 यूनिट्स है उसको भी फायदा हो जाएगा। ए की भी सेल बढ़ेगी और बी की भी। बट एडवर्टीजमेंट कंपनी जो एडवर्टीजमेंट कर रही है कंपनी वो कौन सी है, वो हेड ऑफिस है, तो जो उसका बिल आएगा वो हेड ऑफिस के नेम पर आएगा। इस केस में हेड ऑफिस जो है वो अलग से एक जीएसटी नंबर लेगा जो कि आईएसडी का होगा, मतलब आईएसडी में रजिस्टर्ड होगा, क्योंकि वो कोई सेल नहीं कर रहा, वो यूनिट ए और बी को सर्विसेज दे रहा है। देन हेड ऑफिस उस बिल को क्लेम करेगा, उसका आईटीसी क्लेम कर लेगा, फिर वो 2 इनवॉइस जनरेट करेगा, एक यूनिट ए के नेम पर और एक यूनिट बी के नेम पर, और जो आईटीसी वो क्लेम कर रहा है वो उन दोनों यूनिट को ट्रांसफर करेगा। इसको हम कहते हैं आईएसडी मतलब इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर। तो अगर आपको कोई ऐसा आईएसडी है तो उसका आईटीसी हम यहाँ से क्लेम कर सकते हैं। ओके, उसके बाद है 5th पॉइंट, ऑल अदर आईटीसी। मतलब ऊपर के कॉलम्स में जो आईटीसी क्लेम नहीं होगा वो हम इसमें करेंगे। एक बात का ध्यान रखिएगा, जितना आईटीसी अब जीएसटी 2 में आता है उतना ही क्लेम करिएगा, क्योंकि मोस्टली लोग क्या करते हैं अपने डेटा के अकॉर्डिंग वो जितना परचेज का आईटीसी है वो सारा क्लेम कर लेते हैं, फिर बाद में जो सप्लायर है उसे, जो हमारा सप्लायर होता है उसे फॉलोअप करते रहते हैं जीएसटी 1 फाइल करने के लिए। लेकिन कुछ सप्लायर ऐसे भी होते हैं कभी जीएसटी 1 फाइल नहीं करते, तो अगर आप उनका आईटीसी क्लेम करते हैं तो आपको सप्लायर, जो आपका सप्लायर है वो जीएसटी 1 फाइल नहीं करता तो उसका जो पेमेंट है वो आपको इंटरेस्ट के साथ रिवर्स करना पड़ता है। तो इसके लिए आप जीएसटी 2 भी जरूर चेक करिएगा, उसके अकॉर्डिंग ही आप अपना 3B फाइल करिएगा। नेक्स्ट है हमारा आईटीसी रिवर्स्ड। यहाँ पर 2 ऑप्शंस है। फर्स्ट है एज पर रूल 42 एंड 43 ऑफ सीजीएसटी एंड एसजीएसटी रूल्स, एंड सेकेंड है अदर्स। रूल 42 में क्या होता है, आपने कोई ऐसा रॉ मटेरियल परचेज किया है जिसको आप हाफ यूज करने वाले हैं नील रेटेड या फिर एग्जेम्प्टेड प्रोडक्शन के लिए, और आप हाफ यूज करेंगे टैक्सेबल प्रोडक्शन के लिए। मतलब आपकी सेल आधी टैक्सेबल है और आधी क्या है, नील रेटेड या फिर एग्जेम्प्टेड। तो जो भी रॉ मटेरियल आपने परचेज किया है तो जितना आप टैक्सेबल के लिए यूज करते हैं उतना ही आप क्लेम कर सकते हैं। नील रेटेड या एग्जेम्प्टेड वाली प्रोडक्शन में रॉ मटेरियल जो आपने यूज किया उसका आईटीसी आपको यहाँ पर रिवर्स करना पड़ेगा। सेम इसी प्रकार रूल 43 में मशीनरी अगर आप कोई परचेज करते हैं तो मशीनरी परचेज के लिए होता है, मतलब कैपिटल गुड्स के लिए
आपने कोई अगर कोई कैपिटल गुड्स परचेज करते हैं और वो आप यूज़ करते हैं, सेम उसी प्रकार हाफ प्रोडक्शन टैक्सेबल में करेंगे और हाफ एग्जेम्प्ट और नील लिमिटेड के लिए करते हैं, तो जितनी भी टैक्सेबल के लिए यूज़ करेंगे उसका आईटीसी क्लेम कर लेंगे, बाकी एग्जेम्प्ट वाले को क्या करना पड़ेगा आपको, रिवर्स। रूल 42 और 43 के अलावा जो भी आप आईटीसी रिवर्स करेंगे वो आप अदर्स में कर सकते हैं। मान लीजिए पिछले मंथ में आपने ज़्यादा आईटीसी क्लेम कर लिया था, तो अगर गलती से भी आपने क्लेम कर लिया तो यहाँ से आप उसको रिवर्स कर सकते हैं। नेक्स्ट आईटीसी अवेलेबल A-B यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ जाएगा, आपको यहाँ करने की नीड नहीं है, रिवर्स वाला ऑलरेडी इसमें से माइनस हो जाएगा। नेक्स्ट है इन एलिजिबल आईटीसी, अगर आपने कोई ऐसा परचेज किया जिसपे जीएसटी चार्ज है लेकिन हम उसको क्लेम नहीं कर सकते तो वो होगा इन एलिजिबल। फर्स्ट पॉइंट देखिए, एज पर सेक्शन 17 सब सेक्शन 5, इस सेक्शन में ऐसे कुछ प्रोडक्ट्स हैं, ऐसे कुछ प्रोडक्ट्स या सर्विसेज आते हैं जिनका हम आईटीसी क्लेम नहीं कर सकते, लाइक मोटर व्हीकल। अगर कोई परचेज करते हैं आप मोटर व्हीकल बट उसको बिजनेस पर्पज के लिए यूज नहीं करते तो उसका आईटीसी आप क्लेम नहीं कर सकते। इसके अलावा क्लब की मेंबरशिप आपने कोई ले रखी है या फिर होटल में खाना खाया अगर आपने, तो उस पर जो टैक्स पे किया तो उसको आप क्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि आप वो बिजनेस पर्पज के लिए यूज नहीं कर रहे हैं तो आप उसको क्लेम नहीं कर सकते। मतलब जो भी परचेज एज अ कंज्यूमर करते हैं उसका आईटीसी आप क्लेम नहीं कर सकते। इसके अलावा जो भी इनएलिजिबल आईटीसी है उसको हम अदर्स में शो करेंगे। अगर आपको कोई परचेज रिटर्न हुआ है और उसका डेबिट नोट है, आपके पास उसका डेबिट नोट है, तो उसका आईटीसी आप एडजस्ट करना चाहते हैं और क्योंकि उसको एडजस्ट तो करना पड़ेगा आपको, तो वो आईटीसी रिवर्स वाले कॉलम में आप अदर्स में दिखाकर कर सकते हैं। उसका अलग से भी आपको यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिया गया, तो आपको यहीं पर उसको एडजस्ट करना पड़ेगा। सारी इंफॉर्मेशन डालने के बाद देन आप इसको कंफर्म करेंगे। उसके बाद है टेबल नंबर 5, एग्जेम्प्ट नील एडिट एंड नॉन जीएसटी इनवर्ड सप्लाईज। इसको ओपन करते हैं। इनवर्ड सप्लाई मतलब परचेज, मतलब आपने कोई ऐसा परचेज किया है जो कि नॉन जीएसटी है, नील एडिट या फिर एग्जेम्प्ट है, तो यहाँ पर उसकी डिटेल आपको देनी है। यहाँ पर इंटरस्टेट सप्लाई और यहाँ पर इंट्रास्टेट सप्लाई, यहाँ पर कंपोजिशन, एग्जेम्प्ट और नील और सेकंड वाले कॉलम में नॉन जेसी वाली वैल्यूज आपको पुट करनी है। इंटरस्टेट और इंट्रास्टेट का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा, उसको दोबारा बताने की नीड नहीं है वैसे तो यहाँ पर आपको उसकी वैल्यूज पुट करके देन कंफर्म पे क्लिक करना है। इसके बाद है टेबल नंबर 5.1, इंटरेस्ट एंड लेट फीस। इसको ओपन करते हैं। तो अगर आप जीएसटी 3 में लेट फाइल करते हैं और आपकी लेट फीस लगेगी, क्योंकि आप लेट फाइल करेंगे तो ऑब्वियसली उस पर लेट फीस तो चार्ज होगा ही, तो 25 रुपीज़ सीजीएसटी और 25 रुपीज़ एसजीएसटी पर डे की 50 रुपीज़ के हिसाब से लेट फीस लगती है। और जो नील रिटर्न फाइल करते हैं उनके केस में 50 रुपीज़ की जगह 20 रुपीज़ पर डे के हिसाब से लगता है। ठीक है, तो ये लेट फीस आपकी चार्ज होगी। अगर आप नील रिटर्न फाइल कर रहे हैं तो 20 रुपीज़ पर डे के हिसाब से सीजीएसटी और एसजीएसटी में कन्वर्ट होकर 10 एंड अगर आपकी कोई वैल्यूज है सेल और परचेज में तो आप 25 रुपीज़ सीजीएसटी 25 रुपीज़ एसजीएसटी के अकॉर्डिंग 50 रुपीज़ पर डे के हिसाब से आपकी लेट फीस लगेगी। इसके अलावा कोई इंटरेस्ट अगर कोई चार्ज होता है तो आपको वो भी यहाँ पर शो हो जाएगा। इसके बाद हम इसको सेव कर देंगे। सेव करने के बाद 2 सेकेंड में ही आपका ये प्रोसेस टू पे का ऑप्शन जो है जनरेट हो जाएगा। प्रोसेस टू पे पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर है 6.1 टेबल पेमेंट ऑफ टैक्स। इसमें देखिए कैश लेजर बैलेंस, अगर हमारे कैश लेजर में कुछ बैलेंस है तो यहाँ पर हमें वो शो करेगा। मतलब अगर आपने पहले ज़्यादा कैश पे किया था तो उसका बैलेंस बाकी है तो वो यहाँ पर आपका शो कर जाएगा। देन स्क्रॉल करके आगे करेंगे तो यहाँ पर देखिए क्रेडिट लेजर बैलेंस, मतलब इस करंट मंथ में या फिर इससे पहले वाले मंथ में अगर आपका आईटीसी क्लेम किया था और उसका यूटिलाइजेशन आपने नहीं किया, उसको यूज नहीं किया, तो वो आपको यहाँ पर शो हो जाएगा। अब हम नीचे जाएंगे, ये है पेमेंट की एडजस्टमेंट। मतलब यहाँ पर देखिए डिस्क्रिप्शन में आईजीएसटी है, सीजीएसटी, एसजीएसटी और सेस, और हमारा यहाँ पर है अदर देन रिवर्स चार्ज टैक्स पेबल, मतलब रिवर्स चार्ज के अलावा जो भी आपने टैक्स पे किया
जो भी टैक्स पेबल है वो हमें यहाँ पर शो हो जाएगा। मतलब हमारी सेल पे जितना भी जीएसटी लगा है वो हमें यहाँ पर शो करेगा। आगे देखेंगे पेड थ्रू आईटीसी, मतलब जो ये पेमेंट है या तो आईटीसी एडजस्ट करेंगे या फिर कैश पे करेंगे। तो जो बैलेंस हमारा आईटीसी में है वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाता है, इसमें हमें कुछ नहीं करना होता। बट इसके लिए एक रूल होता है, वो हमें ज़रूर याद रखना है। वो क्या है? जो हमारा आईजीएसटी का इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो सबसे पहले हमें आईजीएसटी की लायबिलिटी के लिए ही यूज़ करना है। ध्यान से समझिएगा इस कॉन्सेप्ट को, आपको इसका नॉलेज होनी चाहिए। वैसे तो ये अपने आप यहाँ पर एडजस्टमेंट हो जाती है, फिर भी आपको पता होना चाहिए। तो जो हमारा आईजीएसटी का इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो सबसे पहले हमारा आईजीएसटी की लायबिलिटी के लिए ही यूज़ होता है। उसके बाद ही आईजीएसटी के आईटीसी को, जो भी आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट है, उसको आप सीजीएसटी और एसजीएसटी के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो पहले हम आईजीएसटी का आईटीसी की ख़त्म करेंगे, उसके बाद ही सीजीएसटी और एसजीएसटी। उसके बाद अगर हमारे पास सीजीएसटी का आईटीसी है तो सबसे पहले उसको सीजीएसटी के लिए यूज़ करेंगे और उसके बाद आईजीएसटी के लिए, ठीक है। बट यहाँ पर हम सीजीएसटी का आईटीसी एसजीएसटी के लिए यूज़ नहीं कर सकते। सेम केस एसजीएसटी के साथ भी है। एसजीएसटी में भी एसजीएसटी का जो आईटीसी है वो हम सीजीएसटी के लिए यूज़ नहीं कर सकते। तो ये कॉन्सेप्ट है इसका, ये ध्यान रखिएगा। ये एडजस्टमेंट इसके अकॉर्डिंग ही करी जाती है यहाँ पर। आगे देखिए, अदर देन रिवर्स चार्ज टैक्स टू बी पेड इन कैश, मतलब जो भी हमारी पेमेंट बनी है उसमें आईटीसी एडजस्ट होने के बाद जो बैलेंस बचेगा वो हमें कैश में पेमेंट करना पड़ेगा। नेक्स्ट, अगर आपके पास रिवर्स चार्ज टैक्स पेबल है तो यहाँ पर शो हो जाएगा। इंटरेस्ट पेबल है तो यहाँ पर, लेट फीस है तो यहाँ पर आपको शो हो जाएगी। देन कैश पेमेंट का बैलेंस यहाँ पर शो हो जाएगा। उसके अलावा एडिशनल कैश में कुछ एडिशनल कैश अगर को पे करने की नीड पड़ती है तो वो आपको शो हो जाएगा, वो आपको पे करना पड़ेगा। तो इनकेस कोई लेट फीस या फिर कैश में पेमेंट करनी है तो आपको नीचे क्रेडिट चालान पे क्लिक करके पहले उसकी पेमेंट करनी पड़ेगी। देन पेमेंट करने के बाद आपको मेक पेमेंट पोस्ट क्रेडिट टू लेजर पे क्लिक करना है, तो आपका जो ऑफसेट है वो सक्सेसफुल हो जाएगा। उसके बाद जब आप इतना प्रोसेस आप कर लेंगे तो उसके बाद आपको यहाँ पर वापस आके प्रोसेस टू फाइल पे क्लिक करना है। तो आप डीएससी या ईवीसी के थ्रू अपना 3 रिटर्न फाइल कर सकते हैं। डीएससी मतलब डिजिटल सिग्नेचर, अगर आपका डीएससी आपने इस पर अपलोड कर रखा है तो आप डीएससी के थ्रू रिटर्न फाइल कर सकते हैं। और ईवीसी के थ्रू आपके मेल्स पे और मोबाइल नंबर पे आपका जो है ओटीपी आ जाएगा, तो वहाँ से देख के भी आप अपनी 3 रिटर्न फाइल कर सकते हैं। तो ये था कंप्लीट प्रोसेस टू फाइल जीएसटीआर 3B। हमने एक ही टेबल बहुत ध्यान से समझा। आई होप अब आपको 3B रिटर्न फाइल करने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अब भी कोई दिक्कत आती है, कोई डाउट आता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा, हम आपको उसका रिप्लाई वहाँ पर कर देंगे। ओके, थैंक यू सो मच।